हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर जिसमें हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहाँ से हमने छोड़ी थी बिल्कुल वहीं से हम शुरू करेंगे। हमने छोड़ा था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे, जिसके दो और नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो हम यहाँ से आज के लेक्चर में पूरा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को डिटेल में समझेंगे और उस पर पीएचडी करेंगे। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसका ही दूसरा नाम होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। या फिर इसका तीसरा नाम होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तीनों का मतलब एक ही है और वो मैं भी जस्ट एक्सप्लेन करूंगी आपको। एक्चुअली होता क्या है, एक नोट पॉइंट डाल के लिखिए पहले, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन, H यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन क्रिएट्स 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। वन इज हाईलाइटेड हेयर। तो इसका भी मैं मतलब अभी जस्ट एक्सप्लेन करूंगी आपको। जैसे कि अगर मुझे कोई कहे एग्जाम्पल C8H8 एक हाइड्रोकार्बन है। अगर मुझे इस हाइड्रोकार्बन की सेचुरेटेड फॉर्म लिखनी है, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, सेचुरेटेड सॉल्यूशंस आपने पढ़े होंगे इन केमिस्ट्री में। जब हम सेचुरेटेड सॉल्यूशंस या अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, उसको सेचुरेटेड कह देते हैं, राइट। जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो उसमें अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और चीनी ऐड नहीं हो सकती, दैट मीन्स वो सेचुरेट हो गया है। सिमिलरली जब हम एक गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन जोड़ें कि वो कंपाउंड सेचुरेट हो जाए, तब वो कहलाता है सेचुरेटेड कंपाउंड। मतलब अगर मैं यहाँ पे H18 लिख दूं तो ये जो कंपाउंड है ये एक सेचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकती। जैसे हम पानी में जब और चीनी ऐड नहीं कर सकते तब हम उसको सेचुरेटेड कहते हैं। सिमिलरली जब मैं इस कंपाउंड में और हाइड्रोजन ऐड करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बचती, तब हम इस कंपाउंड को सेचुरेटेड कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ देखूँ C8H8, तो इसमें मैं हाइड्रोजन और ऐड कर सकती हूँ, मैं 18 तक ले जा सकती हूँ 8 को। तो दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या है? अनसेचुरेटेड है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी सबसे मैं केसेस वाइज पढ़ा रही हूं। जैसे ये केस 1 है जो सबसे इजी केस होता है, केस 1। ये केस सबसे इजी केस है जब आपको सिंपल एक हाइड्रोकार्बन दे रखा हो और आपको बताना हो कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है, राइट। तो C8H8 और C8H18, आप मुझे ये बताइए इसमें हाइड्रोजन
के नंबर में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। और मैंने बताया आपको अभी नोट वाली लाइन में कि लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन क्रिएट्स 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब 2 हाइड्रोजन के लॉस से 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्रिएट होता है। तो 1 हाइड्रोजन के लॉस से हाफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्रिएट होगा और 10 हाइड्रोजन के लॉस से 5 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्रिएट होगा। तो इस वाले कंपाउंड में कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ गया, DOU कितना आ गया इसका 5। तो सिंपली आपको अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन दे रखा है, जैसे आपको यहाँ पे C6H12 दे रखा होता, तो आप क्या करते, पहले उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का क्या बना लेते, सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बन जाएगा, C6H14। हमें पता है CnH2n+2 एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, वही मैंने बनाया। मान लीजिए आपको C6H12 दिया होता है यहाँ पे, तो आप क्या करते, C6H14 लिख लेते। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, दैट मीन्स 2 को 2 से ही डिवाइड कर देते। क्यों 2 से डिवाइड क्यों करना था, क्योंकि लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन क्रिएट 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आ जाता, 1। किसमें, C6H12 में। तो ये तो केस 1 था, जो बहुत इजी केस था कि आपको सीधा हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए और उसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें रिंग्स प्रेजेंट होंगी, तो जितनी रिंग्स होंगी और जितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे उन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा। ये है केस 2। केस 2 क्या है, जब आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो। लाइक मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, और वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो ये कंपाउंड है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। आप मुझे इसमें अब क्वेश्चन बनता है कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या आएगा, DOU इसका कितना आएगा। तो आप पॉज करके सोचिए कि पहले इसका DOU कितना आना चाहिए। तो आई होप आपने सोचा होगा पॉज करके। इसका DOU अगर हम देखें तो वैसे तो हमें लगता है 3 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग्स बोला था हमें। तो एक तो रिंग हो गई ये, एक रिंग हो गई ये, और एक पूरी कंप्लीट रिंग ये हो गई, पूरी कंप्लीट। जब मैं इस पूरे हेक्सागन को एक कंप्लीट रिंग मानूं तो कितनी रिंग्स हो गई, 1 रिंग, 2 रिंग, कंप्लीट 3 रिंग। तो ऐसा लगता है देखने में कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आना चाहिए 3, बट ये नहीं आता। इट इज नॉट राइट। इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आता है 2। अब 2 क्यों आता है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी हम नंबर ऑफ रिंग्स वाले मेथड से जाते हैं, जब हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करते हैं और हम नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हमें एक प्रिकॉशन होता है।
वो मैं लिख देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू number of minimum number of bonds by breaking of which we get an open structure. तो जब हम नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमें एक और चीज ध्यान रखनी होती है. जो हमारा कंपाउंड था वो क्या था? वो था ये हमारा कंपाउंड था. अब हमें क्या करना है? हमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने हैं, कैलकुलेट करने हैं, जिनको अगर मैं हटा दूं इस स्ट्रक्चर में से, तो मेरे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ना रह के एक ओपन चेन स्ट्रक्चर आ जाए. मतलब मैं कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हटाऊं कि मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आए जो ओपन स्ट्रक्चर हो, ना कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ना कि रिंग फॉर्म में हो. तो देखिए, मैंने मान लीजिए ये वाला बॉन्ड हटाया, तो अभी भी रिंग प्रेजेंट है ये वाली. दैट मीन्स अभी ये पूरी तरीके से ओपन नहीं है. अब मैंने ये वाला बॉन्ड हटाया, अब आपको कोई रिंग दिख रही है? ना ये कंप्लीट रिंग है, ना ये कंप्लीट रिंग है, ना ये पूरा कंप्लीट एक रिंग बना रहा है. दैट मीन्स अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया है? ओपन स्ट्रक्चर. तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय ब्रेकिंग ऑफ विच वी गेट एन ओपन स्ट्रक्चर कितने हो गए इस कंपाउंड में? इस कंपाउंड में हो गए 2. तो दैट मीन्स जो हमारी नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उनको हम 2 काउंट करेंगे, ना कि 3. हम उनको 3 काउंट नहीं करेंगे. ये एक लिमिटेशन है नंबर ऑफ रिंग्स में. अगर आपको कभी भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट की और आपका जो आंसर आया वो बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो आप एक बार ये जरूर लगा के देखिएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय ब्रेकिंग ऑफ विच वी गेट एन ओपन स्ट्रक्चर. राइट? हो सकता है आप रिंग्स गिनने में गलती कर रहे हो. वैसे तो अक्सर जितनी रिंग्स दिखती हैं उतनी ही होती हैं क्वेश्चन में. ये एक सवाल मैंने ऐसे देखा बुक में, तो मैंने वो लिखवा दिया. जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट देखूं, ये केस 2 ही चल रहा है. इसको कहते हैं हम क्यूबेन. इट्स नेम इज क्यूबेन. अब हमें इसमें नंबर ऑफ रिंग कैलकुलेट करनी है. क्या कैलकुलेट करना है हमें? नंबर ऑफ रिंग्स. एक तो हम नंबर ऑफ रिंग्स वाले मेथड से जा सकते हैं, और नंबर ऑफ रिंग्स क्या होते हैं कि हम मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हटाएं कि एक ओपन स्ट्रक्चर बन जाए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स. तो या तो हम नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करें, या फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज आप क्या करिए, कार्बन एटम्स काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो C8. हाइड्रोजन कितने? 1 1 1 1 1 8 हाइड्रोजन. तो ये क्या एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है. अब ये वाली जो क्यूबेन है मेरे पास,
ये मेरे पास किस फॉर्म में आ गया, एक हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में मैंने लिख दिया। और हमें ये तो पता ही है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, C8H8 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सैचुरेटेड बना के। भाई 8 कार्बन एटम्स का सैचुरेटेड कंपाउंड लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन के नंबर में जितना डिफरेंस होगा दैट इज 18 माइनस 8 दैट इज 10, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और आंसर आ जाएगा 5। तो इस वाले कंपाउंड में 5 आ गया क्या, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसको आप रिंग से भी कैलकुलेट कर सकते थे, नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करके। जैसे कि अगर मैं एक ये वाला बॉन्ड हटाती, एक ये वाला बॉन्ड हटाऊं, एक ये वाला बॉन्ड हटाऊं, एक ये वाला बॉन्ड हटाऊं और एक ये वाला बॉन्ड हटाऊं, तो जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ, ये कैसा स्ट्रक्चर है देखिए आप ध्यान से, ये स्ट्रक्चर है। और ये हमें पता है ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो दैट मीन्स मैंने कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हटाए, 1 2 3 4 एंड 5। तो मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आना है, 5, जो हमारा पहले ही दूसरे इजी मेथड से भी निकल गया। अब कौन इतना दिमाग लगाए कि ये वाला बॉन्ड हटाऊं कि ये वाला बॉन्ड हटाऊं, इससे बढ़िया तो ये वाला मेथड हमारे पास है। बट ये याद रखिए कि ये वाला मेथड हर जगह नहीं चलेगा। जैसे अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को शायद ट्राई करें, जैसे कि मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन जिसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आया था, अगर हम उसको देखें, राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 C8, देखते हैं इसमें वो ये वाला मेथड लग पाता है या नहीं। ठीक है, तो C8, अब हाइड्रोजन गिनने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H14, और सैचुरेटेड का कितना होता है, C8H18। तो कितना डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया बाय 2, दैट मीन्स 2। तो यस, इस वाले मेथड से इसका भी करेक्ट आ रहा है, 2 ही आ रहा है जो हमने सोचा था। मतलब ये मेथड जो है वो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया बीच में, ये मेथड आप यूज कर सकते हैं ऊपर वाले कंपाउंड को का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने में। डायरेक्ट नंबर ऑफ रिंग्स वाला नहीं यूज कर सकते ऊपर वाले में, बट आप ये तो मेथड यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें पूछा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपली पहले तो आप इसके बॉन्ड्स बना लीजिए। अब कई बच्चों को बॉन्ड्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, या वो डरते हैं कि कैसे बनाने हैं बॉन्ड्स, तो उसके लिए एक इजी ट्रिक भी है। पहले तो मैं लेंथी ट्रिक से जाऊंगी, फिर मैं इजी ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि हमने ये बना लिया, ये और ये सेम है। मैंने इसका नाम कॉमन नेम्स, जब मैं नॉमेनक्लेचर लेक्चर 1 करा रही थी तब मैंने इसका कॉमन नेम भी लिखवाया था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका कॉमन नेम क्या होता है। देखिए, तो इसमें कितने मैंने लिखवाया था, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखवाया, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। दैट मीन्स 1 डबल बॉन्ड, 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड एंड 2 रिंग्स, तो 5 + 2 = 7। तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आ गया, 7।
अब यही गलती हम यहाँ पे भी कर सकते थे कि हम इसको भी पूरी एक रिंग कंसीडर कर लेते, इस पूरी को, बट हमें ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीखा है कि इसमें भी फिर हम यही करके देखते। बट हमें ये याद रखना है जस्ट कि ऐसा अगर कोई केस आए, जैसे ये आ गया और मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल करवाया जिसमें 3 नहीं 2 था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो हम उसमें पूरे को नहीं लेते, पूरे को नहीं लेते, सिर्फ इंडिविजुअल को लेते हैं। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा। अब जो मैं कंपाउंड बनाने जा रही हूँ उसका भी मैंने कॉमन नेम अपने नॉमेनक्लेचर लेक्चर 1 में बता रखा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जैसे कई बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है डबल बॉन्ड्स बनाने में, राइट, कि इसको रिंग को खोल के मुझे डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर इसका बनाना है। तो उसके लिए अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। तो अगर आप देखें तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपसे ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है तो इट्स ओके। आपको क्या करना है, आपको सिंपली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C14। जो 14 आया है उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, 7। तो जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपके स्ट्रक्चर में होंगे। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपसे ये स्ट्रक्चर नहीं बनता आप क्या करें, डबल बॉन्ड के नंबर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को गिनिए, उसको 2 से डिवाइड करिए और जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आई होप ये वाला क्लियर हुआ। इसका अब मैंने ये तो बता दिया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना आएगा। तो देखिए 1 2 ये तो 7 हो गए और ये रिंग कितनी हो गई 1 2 3 रिंग्स हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 10। वही अब आप ये भी देखिए कि हमने इसमें भी पूरा ये जो बड़ी वाली रिंग बन रही है ये वाली रिंग, इसको कंसीडर नहीं किया, इसको भी कंसीडर नहीं किया। आपको जितनी रिंग्स आसानी से दिखे ना सिर्फ उतनी रिंग्स देखनी है, ये नहीं कि घुस घुस के उसके अंदर कि ये भी तो बन सकती है ये भी तो बन सकती है। जो ऊपर ऊपर से दिख जाए जितनी रिंग्स उतनी रिंग्स ही हमें काउंट करनी होती है। जैसे यहाँ पे हमने 3 रिंग्स लिखी, और इसका रीजन क्या है कि हम ऐसे घुस घुस के क्यों नहीं देख सकते रिंग्स का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम इसमें बॉन्ड्स मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हटा हटा के देखेंगे कि कितने बॉन्ड्स मिनिमम चाहिए टू फॉर्म एन ओपन स्ट्रक्चर, हटाने चाहिए टू फॉर्म एन ओपन स्ट्रक्चर। फिर जितने बॉन्ड्स हटेंगे उतनी नंबर ऑफ रिंग्स होंगी, तो इसीलिए हम इन रिंग्स को काउंट नहीं करते जो मैंने आपको बताई। अब जैसे कि ये कंपाउंड है, ये इसका भी मैंने कॉमन नेम अपने नॉमेनक्लेचर लेक्चर 1 में बताया था, आप ये भी कमेंट्स में लिख सकते हैं इसका कॉमन नेम। अब आप मुझे बताइए कि इसमें डबल बॉन्ड्स कितने होंगे।
विदाउट मेकिंग इट स्ट्रक्चर कितने होंगे? सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे हम? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्बन एटम्स है, बाय 2 किया 7 आंसर आ गया। मतलब इसके स्ट्रक्चर में 7 डबल बॉन्ड्स होंगे। तो 7 डबल बॉन्ड्स प्लस 3 रिंग्स, 1 2 एंड 3 रिंग्स, तो कितना आ गया आंसर? 10 आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम केस 3 पे बढ़ेंगे। केस 3, केस 3 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ calculation of double bond equivalent if only formula is given। अब जैसे हमने पहले दो केसेस में, पहला केस हमारा क्या था कि हमें सिंपली कोई हाइड्रोकार्बन दे रखा हो, ये तो हमने क्या किया, इसका पहले हम क्या बनाएंगे? सेचुरेटेड कंपाउंड बनाएंगे, फिर डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये था हमारा केस 1। केस 2 था जब हमें स्ट्रक्चर बना के दे रखा हो। अब हमारा केस 3 क्या है? जब हमें स्ट्रक्चर ना दे रखा हो, हमें सिर्फ फॉर्मूला दे रखा हो। तो इस केस में, केस 3 में भी सब केसेस हैं आगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए रोमन में 1। केस 3 में भी 1 नंबर पे जो आएगा वो मैं लिखवा रही हूं। इफ मोनोवेलेंट एटम्स आर प्रेजेंट consider all of them just like hydrogen। अगर आपके स्ट्रक्चर में, अगर आपके फॉर्मूले में मोनोवेलेंट एटम आपको दिख जाए तो आपने उस मोनोवेलेंट एटम को हटा के क्या लिख देना है? हाइड्रोजन लिख देना है। मतलब उसको एज अ हाइड्रोजन ट्रीट करना है आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, C6Cl6 क्लोरीन जो होता है वो एक मोनोवेलेंट एटम होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, जनरली मोनोवेलेंसी शो करता है। तो दैट मीन्स हमने इसको कैसे ट्रीट करना है? ट्रीट लाइक C6H6, इसको हमने इसकी तरह ट्रीट करना है। मतलब जो भी मोनोवेलेंट एटम है उसको हटा के हाइड्रोजन लिखते हैं, सिंपल। जैसे कि अगर आपको दे रखा है C6H6Cl6, तो मैंने क्या बोला? जो भी मोनोवेलेंट एटम है उसको हटा के क्या लिख देना है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे हम इसे? C6H6 plus 6, that means C6H12। इसको हम C6H12 की तरह ट्रीट करेंगे। और आपको पता है ये जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास आया, इसका तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना मैंने आपको केस 1 में सिखा ही दिया। तो आपको अगर ऐसे कभी भी कुछ मोनोवेलेंट एटम देख रखा हो तो आपने क्या करना है? उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना है जस्ट। और फिर जो भी हाइड्रोकार्बन आपके पास आएगा
उसको आपने क्या करना है, उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे C60। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने होंगे, इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने होंगे। वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया होगा। इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे 61। कार्बन 60 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे 61। लेट्स मेक इट्स जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, मान लीजिए कार्बन X आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने 60 की जगह X लिख लिया, तो मुझे पता है वैसे एक सैचुरेटेड कंपाउंड में होना कितना चाहिए, एक सेकेंड, यस, मुझे क्या दे रखा है, X दे रखा है, और हाइड्रोजन एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कितने होते हैं, इतने। मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, CX, मैंने इसका क्या बना दिया, हाइड्रोकार्बन। भाई हमें जब केस 1 मैंने आपको पढ़ाया तो हमने क्या किया था, उसमें हमें कोई भी फॉर्मूला दे रखा था C8H8, हमने पहले क्या किया, उसको उसके सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन देखा। तो सिमिलरली ये हमें दे रखा है, इसके मैंने सैचुरेटेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, फिर मैंने डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन देखा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2x + 2, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 0, तो 2x + 2। अब मुझे क्या करना था, डिवाइड बाय 2 भी करना था, बिकॉज 2 हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट टू 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा x + 1। x + 1 मीन्स 60, यहाँ पे x के बराबर था, तो x + 1 दैट मीन्स 61 इज द आंसर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला। अब हम केस 3 में ही सेकंड पॉइंट को देखेंगे। केस 3 में ही सेकंड पॉइंट क्या है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला contains divalent atom, like oxygen, sulfur, then replace it by CH2 or neglect it. मैं किसको प्रेफरेंस दूंगी, नेग्लेक्टेड को। मैं बताती हूँ आपको कैसे। जैसे कि CO2 है हमारे पास, मान लीजिए हमें जो दे रखा है वो दे रखा है CO2। एक तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दीजिए, CH2 से, तो CH2 का होल ट्वाइस, या तो आप O2 की जगह CH2 का होल ट्वाइस लिख दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा,
C3H4। अब आपके पास हाइड्रोकार्बन आ गया और हमें हाइड्रोकार्बन के से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना तो आता ही है। हम इसका सेचुरेटेड फॉर्म लिखेंगे, हाइड्रोजन का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय 2 मारेंगे और आंसर निकाल लेंगे। एक तो फॉर्म है ये। एक मेथड है आपके पास कि आप ऑक्सीजन को कर दीजिए नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बचा आपके पास, कार्बन, और आपके पास इसमें आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन एक भी नहीं है और कार्बन कितना है, एक। तो एक कार्बन का सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, CH4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 4। अब डिवाइड बाय 2, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। तो ये दो मेथड होते हैं, या तो आप उसको CH2 से रिप्लेस कर लीजिए या आप उसको कंपेयर नेग्लेक्ट कर दीजिए, ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दीजिए। ध्यान ही मत दीजिए कि ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है, आप सिंपल से हाइड्रोजन और कार्बन को लेके चलें, या फिर आप सिंपल देख सकते हैं CO2 का फॉर्मूला बना के, स्ट्रक्चर बना के, इसमें कितने डबल बॉन्ड्स है, 2 डबल बॉन्ड्स है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 3 मेथड हो गए CO2 को सॉल्व करने के। जैसे मैं एक और एग्जांपल कराती हूँ आपको। C6H6O2। मैंने क्या बोला, या तो आप ऑक्सीजन को CH2 से रिप्लेस कर दीजिए या फिर ऑक्सीजन को भूल जाइए कि वो एग्जिस्ट भी करता है। हमने क्या माना कि हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन को हम नहीं मान रहे कि वो एग्जिस्ट भी करता है। ये सबसे इजी मेथड होता है कि मानो ही मत कि वो है। तो हमारे पास क्या बचा, C6H6 बचा ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करने के बाद, और इसको तो हम निकालना जानते हैं केस 1 से कि इसको कैसे निकालते हैं, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, C4O4 मान लीजिए ये है। अब आपको पता है अगर आपको कभी भी फॉर्मूले में हाइड्रोजन ना दिखे ना तो घबराना नहीं है, आपने इसको सिंपल ऐसे लिख देना है, हाइड्रोजन 0, कार्बन 4, ऑक्सीजन 4। हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दिया। कार्बन कितने दे रखे हैं, 4। अब 4 कार्बन का सेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, तो C4H10, और यहाँ H कितने हैं, 0, तो कितना डिफरेंस हो गया, 10 का, बाय 2 करेंगे 5, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया इसका, 5। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, कार्बन P, हाइड्रोजन Q, ऑक्सीजन R, एंड ये X से मैं हेलोजन रिप्रेजेंट कर रही हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है, Z। ये एक कंपाउंड है। अभी तक मैंने जितना बताया उस बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। इसका आपको बताना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और निकाल के आप प्लीज कमेंट सेक्शंस में बताइएगा, तो मैं देख के बताऊंगी कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अगले लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी अगर आप बोलेंगे कि एक्सप्लेन करना है इसे। तो हमारा केस 3 में भी सेकेंड पॉइंट होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं केस 3 में ही थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ कंपाउंड
contains trivalent atom like nitrogen, then either replace NH by CH2 or neglect it. तो इसमें भी मैं नेग्लेक्टेड को ही प्रेफरेंस दूंगी। आपने क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ऑक्सीजन को क्या करा था, नजरअंदाज किया था कि तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसमें हमने सिर्फ नाइट्रोजन को नहीं, NH को, H भी है यहाँ, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को नेग्लेक्ट करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, C3H7N, मैंने क्या करना है, C3H6 और यहां क्या लिख लेना है, NH। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट, और मैंने इस NH को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट। तो मेरे पास क्या बचा, C3H6, और मुझे पता है कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट केस 1 से कैसे निकालते। तो सिंपली आपको ये करना था, अब जैसे एक और एग्जांपल मैं कराती हूँ इसी का, जिसमें केस पिछला केस और ये वाला दोनों इंक्लूड होंगे। CH4N2O, हमें पता है ऑक्सीजन हो ना हो, हमने तो उसे नजरअंदाज ही करना है। नेग्लेक्ट कर दिया ऑक्सीजन, हमें हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हमें दिख रहा है CH4N2, मुझे पता है मुझे NH का कॉम्बिनेशन हटाना होता है, और नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो मैं क्या लिखूंगी, CH2NH का होल ट्वाइस। क्या मैं इस वाली चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको भी NH को भी क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, तो इसको भी हटा दिया। मेरे पास क्या बचा, CH2। तो अब मुझे पता है ये एक हाइड्रोकार्बन है, और इसका कैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं मुझे अच्छे से पता है। इसको मैं पहले किस में कन्वर्ट करूंगी, सैचुरेटेड में, फिर डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन देखूंगी, फिर डिवाइड बाय 2 मारूंगी, तो आंसर आ जाएगा 1। यानी कि इस कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, 1। अब एक क्वेश्चन मैं देती हूं आपको, जो इसी पॉइंट पे बेस्ड है, जो मैंने जस्ट अभी बताया। N2H2, दिस इज डाइइमाइड, दिस इज नथिंग बट डाइइमाइड। आप मुझे इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताइए। पॉज द वीडियो एंड जस्ट कैलकुलेट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बहुत इजी है, अब तक मैंने जो बताया उसी में थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर निकल आएगा। सो आई होप आपने करा ट्राई। अब मैंने क्या बोला था, जब हमें N नाइट्रोजन टाइप कंपाउंड दे रखा हो, नाइट्रोजन एटम दे रखा हो कंपाउंड में, तो हमने या तो उसे नेग्लेक्ट कर देना है या उसको NH को CH2 से रिप्लेस कर लेना है, राइट। तो 2 ऑप्शंस है हमारे पास, या तो हम इसको नेग्लेक्ट कर दें NH को। अब हमने NH को नेग्लेक्ट कर भी दिया, मान लो NH का होल ट्वाइस लिख सकती हूँ मैं इसे, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास तो कोई कंपाउंड ही नहीं बचा, मैं किसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताऊं। तो यानी कि इसमें हम नेग्लेक्ट वाला ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, इसमें हम नेग्लेक्ट वाले से नहीं जा सकते। हमें इसमें किससे जाना पड़ेगा, जब हम NH को किससे रिप्लेस करें, CH2 से रिप्लेस करें।
तो ये क्या बन गया C2H4। हाँ, अब मुझे पता है कि C2H4 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने N2H2 को किस में कन्वर्ट करना था, C2H4 में कन्वर्ट करना था। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, CXHY हेलोजन X3 ऑक्सीजन P नाइट्रोजन Q, ये कंपाउंड है, इसका आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताना है, राइट। तो इसके बाद हमारा एक केस 3 में ही फोर्थ पॉइंट बचता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ कंपाउंड कंटेन टेट्रावेलेंट एटम, जैसे हमने मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, अब हम टेट्रावेलेंट एटम, देन रिप्लेस दैट एटम बाय कार्बन। मान लीजिए किसी कंपाउंड में सिलिकॉन या जर्मेनियम दे रखा है आपको, वैसे तो ये होते नहीं है बट मैं हाइपोथेटिकली कह रही हूं कि मान लीजिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दे रखा है और ये टेट्रावेलेंट कंपाउंड, टेट्रावेलेंट एटम है। तो आपको मान लीजिए C6SiO2 ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो आपने इसको सिंपली क्या लिखना है, सिलिकॉन की जगह सिंपली क्या कर देंगे आप, जो भी टेट्रावेलेंट एटम है उसको हटा के क्या कर देंगे, कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे, 8। सिंपली ये काम करना है। एंड इसी के साथ आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला जो कंसेप्ट है वो होता है कंप्लीट। एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क मतलब हिंट भी दे देती हूँ उसकी, और होमवर्क भी दे देती हूँ, तो आप उसको खुद ट्राई करिएगा। फाइंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इसका हिंट ये है, जैसे हमने क्यूबेन जब हम कर रहे थे तो उसका जो हमने फर्स्ट मेथड किया था, नंबर ऑफ रिंग वाला नहीं, जो दूसरा मेथड हमने कार्बन को काउंट करके, हाइड्रोजन को काउंट करके फिर हमने देखा था, बिल्कुल वैसे ही आप इसको ट्राई करिए इस वाले क्वेश्चन को। जैसे एक दो और लिख लीजिए, एक तो ये हो गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए PH6C2। आई होप सबको पता है, मैंने नॉमेनक्लेचर लेक्चर 1 में बता रखा है कि PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए होमवर्क। एंड आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। आज के लेक्चर में हमने पूरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट
कवर किया है। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।